संपादकीय प्रभात देख रहे हैं 5/12/2022 सोमवार का आर्टिकल है। सतर्क है नौसेना। सतर्क है नौसेना। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से है। इससे होकर बड़ी संख्या में जहाज सामानों और ईंधनों की ढुलाई करते हैं। भारत की बहुत लंबी समुद्री सीमा इस महादेश से संबद्ध है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए हमारी नौसेना सतर्क रहे। कुछ वर्षों से अधिक सचेत रहने की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है कि चीनी नौसेना के जहाज़ों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि ऐसे जहाज़ों पर निगाह रखी जा रही है। नौसैनिक जहाज़ों के अलावा चीन हिंद महासागर में शोध एवं अनुसंधान के नाम पर खुफिया जहाज़ों को भी भेजता रहता है, जो समुद्र तट पर स्थित संवेदनशील ठिकानों से सूचनाएं और डाटा चोरी कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले ऐसे 2 जहाज़ों को लेकर बहुत चर्चा हुई थी तथा भारत ने अपने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इस समुद्र में मछली पकड़ने वाले चीनी जहाज़ भी सक्रिय रहते हैं। उनके भी जासूस गतिविधियों में शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हिंद महासागर से सटे देशों की संख्या 38 है, तो क्षेत्रीय जहाज़ों के अलावा अन्य लगभग 60 देशों के जहाज़ भी आते जाते रहते हैं। एडमिरल कुमार ने बताया कि चीनी नौसेना के 4-6 जहाज़ हर समय चक्कर काटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस समुद्री क्षेत्र में भारतीय हितों की सुरक्षा करना कोरोना का दायित्व है। कुछ वर्षों से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की संभावना कोशिश कर रहा है। भारत ने हमेशा कहा कि सामुद्रिक मार्गों पर ही हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि सामुद्रिक मार्गों पर किसी एक देश के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आग्रह किया कि सभी देशों को नियमों एवं समझौते के अनुसार समुद्र में शांति और स्थायित्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड समूह इसी दिशा में अग्रसर है तथा इसमें अन्य देशों को साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हिंद महासागर में मुस्तैद रहना आवश्यक है। हाल के समय में युद्धपोतों को छोटे जहाज़ों के अलावा निगरानी में अत्याधुनिक साजो सामान हवाई जहाज़, ड्रोन तथा अंतरिक्ष में तैनात सेंसरों से भी नौसेना को लैस किया गया है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में अग्निवीर जहाज़ों के तहत पहली बार 341 महिला प्रशिक्षुओं को नौसेना में शामिल करना बड़ी पहल है। अब आता है आशुतोष चतुर्वेदी
बेदी जी जो हैं प्रधान संपादक हैं प्रभात खबर के। इनका आर्टिकल है बदल गए हैं हमारे बच्चे, बदल गए हैं हमारे बच्चे। हाल में बेंगलुरु से बड़ी चिंताजनक खबर आई। वहां लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है कि बच्चे स्कूल बैग में मोबाइल छिपाकर स्कूल ला रहे हैं। कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों से संबंध प्रबंधन ने स्कूलों से छात्रों के बैग की जांच करने को कहा। खबरों के अनुसार कक्षा 8, 9 और 10 के छात्रों के बैग से सिगरेट, लाइटर, व्हाइटनर, कंडोम व शराब तक बरामद हुई। भौचक अभिभावक यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे इतना बदल गए हैं। जब इस बारे में बच्चों से पूछा गया तो वे एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। एक छात्रा का जवाब था कि जहां वह ट्यूशन पढ़ने जाती है वहां के लोग इसके लिए दोषी हैं। कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एसोसिएटेड प्रबंधन के महासचिव डी शशि कुमार का कहना था कि करीब 80 स्कूलों में यह जांच की गई। स्कूलों ने फैसला किया कि छात्रों का निलंबन समस्या का समाधान नहीं है। स्कूलों ने अभिभावकों के साथ एक साझा बैठक की और काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया। माता पिता से भी कहा गया कि वे बाहर से भी बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं और इसके लिए 10 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल बेंगलुरु के बच्चों का मामला है तो आप गलत सोच रहे हैं। यह हम सबके लिए खतरे की घंटी है। हम सबके चेतने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि नई पीढ़ी के बच्चे अत्यंत प्रभावशाली हैं, लेकिन शायद आपने गौर नहीं किया कि आपके बच्चे बदल चुके हैं। विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके साथ एक वातावरण और संस्कृति भी लाती है। उसकी ताकत इतनी है कि उसकी ताकत इतनी है कि उसके प्रभाव से बचना मुश्किल है। दिक्कत यह है कि हम तो चाहते हैं कि पूंजी आए, लेकिन उसके साथ आने वाले वातावरण से तारतम्यता कैसे बिठाना है, इस पर कोई विमर्श नहीं होता। आप गौर करें कि आपके बच्चे के सोने पढ़ने के समय हाव भाव और खान पान सब बदल चुके हैं। हम या तो आँख मूंदे हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप सुबह पढ़ते थे, बच्चा देर रात तक जागने का आदी है। आप 6 दिन काम करने के आदी हैं। बच्चा सप्ताह में 5 दिन स्कूल का आदी है। उसे मैगी, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा से प्रेम है। आपकी सुई अब भी दाल रोटी पर अटकी है। पहले माना जाता था कि पीढ़ियाँ 20 साल में बदलती हैं। तकनीक ने इस परिवर्तन को 10 साल कर दिया और
अब नई व्यव- व्याख्या है कि 5 साल में पीढ़ी बदल जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके यदि आपके बच्चे यदि आपके 2 बच्चे हैं और उनमें 5 साल का अंतर है तो उनके आचार व्यवहार में भारी अंतर होगा। इस परिवर्तन में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। मोबाइल ने मोबाइल ने सारा मोबाइल ने सारा परिदृश्य बदल दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ट्विटर तो जीवन में दाल रोटी जैसी ज़रूरतों में शामिल हो गए हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि लखनऊ में एक माँ ने बेटे को मोबाइल फ़ोन पर पबजी खेलने से मना किया तो उसने माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बताती है कि हम तकनीक के कितने बंधक हो गए हैं और उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। मुंबई में एक 16 वर्षीय बच्चे ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के अनुसार बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और पढ़ाई के लिए कहा। इस पर गुस्से में आकर बच्चे ने एक नोट लिखा और घर से चला गया। कुछ समय बाद जब मां घर पहुंची तो उसके बच्चे की चिट्ठी देखी कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस तत्काल बच्चे की खोज में जुट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोबाइल की लत से बच्चों का सोना, जागना, पढ़ना, लिखना और खान-पान सब प्रभावित हो जाता है और वे बेगाने से हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने उनका बचपन छीन लिया है। अब बच्चे किशोर, नवयुवक जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय सीधे वयस्क बन जाते हैं। शारीरिक रूप से भले ही वे वयस्क नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से वे वयस्क हो जाते हैं। वे घर के किसी अंधेरे कमरे में हर वक्त मोबाइल अथवा कंप्यूटर में उलझे रहते हैं। अब के खेल के मैदानों में आपको गिने चुने बच्चे ही नजर आएंगे। यह व्हाट्सएप की पीढ़ी है। यह बात नहीं करती, मैसेज भेजती है। लड़कियां दिन रात आपस में चैट करते हैं। इसके लिए कुछ हद तक माता पिता भी दोषी हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे को संभालने का सबसे आसान तरीका सीख गए हैं। 2-2.5 साल की उम्र के बच्चे को मोबाइल का पकड़ा दिया जाता है और जल्द ही उन्हें इसकी लत लग जाती है। यह जान लें कि टेक्नोलॉजी दो तरफा तलवार है। एक और जहां यह वरदान है तो दूसरी ओर मारक भी है। कोरोना काल से पहले प्रभात खबर ने झारखंड में बचपन बचाओ आंदोलन छेड़ा था। इसमें प्रभात खबर की टीम विभिन्न स्कूलों में जाती थी। उनके साथ मनोविशेषज्ञ भी होते थे। हम भी जानना चाहते थे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मुझे भी बच्चों से संवाद करने का मौका मिला था। एक स्कूल के हॉल में लगभग 700 से 750 बच्चे रह रहे होंगे। प्रारंभिक वक्त में के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। स्वाभाविक रूप से शुरुआत में बच्चों ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन बाद में वे मुखर हो गए।
लगभग 90% बच्चों के सवाल माता पिता और करियर को लेकर केंद्रित थे। वे परिवार की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। दरअसल बच्चों और माता पिता के बीच संवादहीनता की स्थिति का निर्माण हो गया है। जो भी कारण हो, बच्चे परिवार से कटे कटे नज़र आते हैं। वे बात बात पर चिढ़ने लगते हैं तथा स्कूल और घर दोनों ही जगह तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। हमें नई परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के विषय में गंभीरता से सोचना होगा। बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस हद तक जा रहा है, इसका हमें पता रखना होगा। परिवर्तन पर आपका बस नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि बच्चों से संवाद बना रहना चाहिए। अब अगला आर्टिकल है ब्राज़ील में सत्ता परिवर्तन के संदेश। ये लिख रहे हैं डॉक्टर अनुज लुगुन। ये सहायक प्रोफेसर हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया का। पिछले महीने लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील में हुए चुनाव में बरकस पार्टी की जीत के साथ लूला डिसिल्वा का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। लूला तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इस बार जीत को विश्लेषक कई मायनों में अहम मान रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में लूला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चुनाव से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद जायर बोल्सोनारो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी की सरकार बनी थी। अब बोल्सोनारो की हार के बाद लूला के नेतृत्व में वामपंथी सरकार बनेगी। अमेरिकी महाद्वीप उत्तरी एवं दक्षिणी के देशों में वामपंथ के उभार का केवल क्षेत्रीय राजनीतिक महत्व नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। अमेरिकी महाद्वीप के कई छोटे बड़े देश पूर्व में यूरोपीय देशों के उपनिवेश रहे हैं। वहाँ उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की स्मृतियाँ तीखी हैं। शीत युद्ध के दौरान विचारधाराओं की लड़ाई में भी उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक नीचे रहते हुए भी अमेरिकी देशों ने उसके खिलाफ मजबूत मोर्चा खोल रखा था। उस वक्त क्यूबा में फिदेल कास्त्रो वामपंथी धड़े के सशक्त नेता थे। कई बार ये देश आरोप भी लगाते आए हैं कि अमेरिका न केवल अपने साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा करने के लिए इन देशों में राजनीतिक दखल देता है और सरकारों को अस्थिर करता है, बल्कि पूर्व के औपनिवेशिक वर्चस्व वाले यूरोपीय देश भी यहाँ अपने हित तलाशते हैं। इस संदर्भ में भी लूला की जीत को देखा जा रहा है। अमेरिकी महाद्वीप के देशों में वामपंथी संघर्ष की अपनी उपलब्धियां हैं। क्यूबा में क्रांति के पश्चात फिदेल कास्त्रो
के नेतृत्व में किए गए राष्ट्रीयकरण की नीतियों ने जनता के जीवन स्तर को प्राथमिक तौर पर संवर्धित एवं संरक्षित किया था। वामपंथी जीवन मूल्यों और नीतियों ने जनता के जीवन स्तर को प्राथमिक तौर पर संवर्धित संरक्षित किया था। वामपंथी जीवन मूल्यों और नीतियों से वेनेजुएला में चावेज ने बहुत कम समय में मानव विकास सूचकांक को समृद्ध यूरोपीय देशों के समकक्ष ला खड़ा किया था। यद्यपि उनके गुजरने के बाद वेनेजुएला संकटों से घिर गया। उन देशों में संघर्ष विचारधारा को लेकर नहीं बल्कि जीवन मूल्यों को लेकर भी रहा है। चूँकि ये देश उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुक्ति की लड़ाई लड़कर अस्तित्व में आए हैं, इसलिए उनके यहाँ सामाजिक मुक्ति अब भी संघर्ष का लक्ष्य है। ब्राज़ील में लूला की जीत के वैचारिक आशय से ये भी हैं वे पहली बार 2003 में राष्ट्रपति बने थे। जनहित में किए गए उनके उपाय बहुत कारगर साबित हुए थे। उन्होंने गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चलाए। शिक्षा, चिकित्सा और उचित मजदूरी एवं न्याय जैसी संकल्पनाओं ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। वे श्रमिक वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। श्रमिक के तौर पर उन्होंने मजदूरों को संगठित करके वर्कर्स पार्टी का गठन किया, जो आगे चल कर देश में एक बड़ा राजनीतिक दल बना। इसी दौरान दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व में चल रही आर्थिक उदारवादी मुहिम का प्रसार ब्राज़ील में भी हुआ। बोल्सोनारो की दक्षिणपंथी सरकार ने पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिसका प्रतिकूल असर हुआ। ब्राज़ील में कोरोना से जो तबाही मची, उसने सरकार की संवेदनहीनता एवं असफलता को उजागर कर दिया। चुनाव में अमेज़न के जंगलों में लगी आग और वन क्षरण अहम मुद्दा था। पर्यावरण कार्यकर्ता इस चुनाव को इलेक्शन फॉर प्लेनेट फ्यूचर की तरह देख रहे थे। बोल्सोनारो के शासनकाल में अमेज़न के जंगलों में हुए भयावह अतिक्रमण की दुनिया भर में आलोचना हुई। उसके द्वारा लाए गए एक विधेयक पर अब आरोप था कि यह न केवल जंगलों को उजाड़ने की छूट देता है, बल्कि उसके द्वारा स्थानीय आदिवासी समुदाय के हितों का अतिक्रमण कर जमीन और जंगल कॉरपोरेट को सौंप दिया जाएगा। विकास के नाम पर पूंजीवादी आर्थिक विस्तार की नीति और जंगलों के अंतहीन दोहन से ब्राज़ील में पहले से ही असंतोष पनप रहा था। ब्राज़ील अमेज़न के जंगल का लगभग 60% हिस्सा शेयर करता है। जंगलों के अतिक्रमण से आदिवासी समुदायों में भी तीखा असंतोष था। जीत के बाद लूना ने फिर से जनहित की बजाय दोहराई। उन्होंने कहा कि उच्च जीवन स्तर ब्राज़ील के हर नागरिक का अधिकार है और यह मिलना चाहिए। उन्होंने अमेज़न के जंगलों में हुए अतिक्रमण के प्रति सतर्क होते हुए वन क्षरण रोकने पर जोर दिया और कहा कि
स्थानीय आदिवासी समुदाय के हितों को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने ग्रीन इकोनॉमी की बात कही है। ऐसे समय में जब दुनिया से जंगल लगभग गायब होते जा रहे हैं, तब सबसे बड़े जंगलों वाले देश के प्रतिनिधि का यह आह्वान गौरतलब है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पूंजीवादी विकास के मॉडल ने मनुष्य और प्रकृति के संबंध को तहस नहस कर दिया है। अमेज़न जंगल को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्या लूना आने वाले दिनों में कोई ऐसा उदाहरण पेश कर सकेंगे जिसे दुनिया का फेफड़ा बचा रहे? यह देखा जाना है। लूना को एक तरफ ब्राज़ील की आंतरिक हालात सुधारने की चुनौती है, तो दूसरी ओर लातीनी अमेरिकी के मुक्ति के संघर्ष के विचार को आगे ले जाना। अब है देश दुनिया से द ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में। यूनेस्को के वैज्ञानिकों द्वारा बीते सप्ताह जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु नीतियाँ इतनी कारगर नहीं थी कि वैश्विक तापन के कारण प्रवाल भित्तियों पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण कमी ला सकेंगे, और इसका मूल्यांकन विश्व विरासत का दर्जा खोने के खतरे के रूप में किया जाना चाहिए। रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अल्बानीज़ सरकार ने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ के महत्व को कम करने के लिए कहना है कि इस पर विश्व धरोहर की स्थिति को खोने का खतरा है। वह भी तब जब दुनिया के सभी स्थल जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। अनुचित है, परंतु इस दावे में कई महत्वपूर्ण बिंदु छूट गए हैं। यह भयावह सच्चाई है कि वर्तमान में जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे दुनिया के प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के सिरमौर का अस्तित्व समाप्त हो जाने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री तानिया प्लाइटसेक ने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में सबसे अच्छी तरह से प्रबंधित रीफ में से एक है, और इसे यूनेस्को द्वारा खतरे में रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। बात बीते 6 वर्षों में बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन रीफ ब्लीचिंग की घटनाएं हुई हैं, और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस ने प्रवाल के स्वास्थ्य को बहुत खराब रेटिंग दी है। ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुनिया की 2 डिग्री तक गर्म हो जाती है। यदि दुनिया 2 डिग्री तक गर्म हो जाती है, तो महज 1% प्रवाल ही अपने वर्तमान स्वरूप में जीवित रह पाएंगे। केवल जलवायु परिवर्तन और प्रवाल विरंजन के कारण ही भित्तियां खतरे में नहीं है। उर्वरक के कारण होने वाला
प्रदूषण, कृषि के लिए वनों की कटाई और तलछट अफवाह अन्य प्रमुख खतरे हैं। होता है आपके पत्र से बाल मन को समझें, ये लिख रहे हैं कल्पना कुमारी कोडरमा से। प्रभात खबर के 28 नवंबर के पेज नंबर 3 पर 3 ऐसे समाचार प्रकाशित हुए जो किसी को भी झकझोर सकते हैं। समाचार के अनुसार किशोर वय के इन बच्चों ने महज इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें कुछ कार्य करने को कहा था या किसी काम करने से मना किया था। ऐसी घटना बच्चों की मानसिकता में आई नकारात्मकता को दर्शाती है। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए माता पिता को उनका दोस्त बनना होगा ताकि बच्चे अपनी बातें उनसे साझा कर सके। अब आता है एंड्रॉयड फ़ोन और बच्चे। ये प्रभाकर कुमार पतौरा जो है मोतिहारी से लिख रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों के पास हर रोज़ इस तरह के मामले आ रहे हैं। बच्चे किसी चीज़ की जिद न करें, इसके लिए माता पिता उन्हें फ़ोन थमा देते हैं, मगर जब उन्हें पेट दर्द, पेशाब की समस्या, सिर दर्द आदि शुरू होता है तब मोबाइल के दुष्प्रभाव का पता चलता है। यह बीमारी 3 से 10 साल बच्चों को अधिक हो रहा है। ऐसे में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी है। अब आता है कुछ अलग है टॉपिक। भयंकर है देसी कट्टा प्रसाद और AK-47 सिंह पर व्यंग किया गया। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने आदेश दिया है कि बच्चों के नाम ऐसे रखे जाएं जो सुनने में कोमल लगे। उन्होंने चोंग इल यानी बंदूक, चुंग सिम यानी वफादारी, पोक इल यानी बम जैसे देशभक्ति वाले नाम रखने का आदेश दिया है। वहाँ ए री यानी प्यार करने वाला, सो रा यानी शंख और शू एम आई यानी सुपर ब्यूटी जैसे नाम बहुत लोकप्रिय हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य से अलग है। किसी बच्ची का नाम पटाखा रख दिया जाए तो किम जोंग खुश हो जाएंगे, पर भारत में उस बच्ची के लिए बहुत आफत हो जाएगी। बम नामक कन्या के सामने भी कुछ ऐसी ही आफतें हो जाएंगी। नाम में क्या रखा है, यह बात शेक्सपियर ने कही थी, पर नाम में बहुत कुछ रखा है। किम जोंग को बम चाहिए। भारत में भी नामों में बहुत कुछ रखा है। हाय से कभी एक ज़माने में अपने नाम सांड, सूंड, जीता, कुत्ता टाइप रखते थे। प्रेम कविताएं लिखने वाले कवियों के नाम व्यग्र अधीर होते थे। पाकिस्तान को एक ही कविता में ध्वस्त करने वाले कवियों के नाम चिंगार, पछाड़, चित्कार, हुंकार टाइप होते थे। हुंकार प्रेम कविता न लिखते थे और सांड जी ने कभी विरह गीत न लिखे। हास्य कवियों ने
कभी पाकिस्तान को नहीं निपटाया। इस तरह के कवियों में श्रम विभाजन की परंपरा रही। नामों के आधार पर नॉर्थ कोरिया में अलग बम नामक कवि प्रेम कविता लिखने लग गया तो क्या होगा? बेहतर यही होगा कि किम जोंग नामों को लेकर एक आचार संहिता तैयार करवा लें ताकि बाद में कन्फ्यूजन न हो। मेरे परिचय में एक दंपति हैं, दोनों का नाम प्रेम है। कभी घर जाओ तो पहले साफ करना होता कि काम किस प्रेम से है। रोशन नाम भी कुछ प्रेम टाइप ही है। महिला भी रोशन है और पुरुष भी। किम जोंग नॉर्थ कोरिया में नए तरह के कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। भारत का सौभाग्य है कि भारत में किम जोंग टाइप के शासक न आए, वरना आसपास कट्टा प्रसाद और AK-47 पाए जाते। भारत में संभव था कि AK-47 जी प्रेम कविता कर रहे होते। कविता और सिगरेट ऐसे व्यसन हैं जो जवानी के दिनों बहुत को लग जाते हैं। सिगरेट को कुछ समझदार बाद में छोड़ भी देते हैं, पर कविता बहुत मारक व्यसन है। इससे मुक्ति संभव न होती। पुनश्च भारतीय बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत बार फेल हो रहे हैं, पर लंबे अरसे से वह टीम में बने हुए हैं। नियुक्ति लंबे वक्त के लिए हो जाते हैं तो बंदा कई बार परफॉर्मेंस देने में नाकामयाब हो जाते हैं। नियुक्ति अगर थोड़े समय के लिए हो तो बंदा फिर जी जान लगा देते हैं परफॉर्मेंस देने में। यानी विकेट कीपर नियुक्ति में भी अग्निवीर मॉडल लगा देना चाहिए। अगर विकेट कीपर का वक्त आ गया है। अब आता है सत्यता का युग। ये कौन लिख रहे हैं? ब्रह्म कुमार निकुंज जी हैं। मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विविध जीवन सत्व की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक जीवन सत्वों को छोड़ अन्य औषधियाँ लेने से शरीर को मदद नहीं मिलेगी। यही बात जीवन मूल्य पर भी लागू होती है। हम मूल्यों की चर्चा विशेषकर दो कारण से कर रहे हैं। एक, आजकल गुणों के ऊपर बहस करना फैशन सा बन गया है। दूसरा लोगों से स्वीकृति, स्तुति और प्रशंसा प्राप्त करने की हमारी की दृढ़ इच्छा है, जिसके लिए हम न जाने कितने मुखौटे लगा लेते हैं, किंतु ये मुखौटे हमसे हमारी वास्तविक पहचान छीन लेते हैं और हमें पाखंडी बना देते हैं। समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी के बीच मूल्यों को लेकर भाषण एवं शिक्षा तो देते हैं, परंतु अपने वास्तविक जीवन में उसके
एकदम विपरीत होते हैं। ऐसे दोहरे व्यवहार से वे समाज में निंदा एवं घृणा के पात्र बनकर रह जाते हैं। मनुष्य के बोल कितने भी महान हो ना हो, परंतु समाज में उसकी वास्तविक पहचान उसके कर्म से ही होती है। अतः ऐसे लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं, वे समाज के लिए बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जब समाज को सच्चाई का पता चलता है कि कुछ प्रमुख लोग मूल्यों के ऊपर केवल भाष्य देते हैं परंतु स्वयं कोई मूल्य धारण नहीं करते, तब समाज में एक भूचाल उठता है और उनका मोह भंग हो जाता है। वे परिवर्तन की उम्मीद छोड़ देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पाखंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और सच्चाई एवं निष्कपटता हमारे सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। सत्यता का गुण हमें अन्य जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है और ईश्वर के निकट ले आता है। सत्यता को धारण करने से हमारे अंदर पवित्रता, सादगी, सत्यनिष्ठा जैसे अनेक गुण आ जाते हैं और पाखंड, छल कपट जैसे अनेक अवगुण निकल जाते हैं। फलस्वरूप हमें राहत मिल जाती है और हम शांति होकर हल्केपन का अनुभव कर पाते हैं। सच पवित्रता की जननी है, इसलिए हमें अपने भीतर सच्चाई को विकसित करनी होगी। इसी के साथ 5/12/2022 का एडिटोरियल समाप्त होता है।